दोस्तों नमस्कार। एमबी ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त रघुवीर सिंह। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल को देख लिया है कि डॉलर के मुकाबले अपना रुपया जो है वो कमजोर होता जा रहा है। रुपए में लगातार गिरावट आ रही है और कल तो हमने देखा कि रुपए में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आई और पहली बार $1 की प्राइस 80 रुपए तक पहुंच गई। हालांकि मार्केट बंद होने तक यह 80 रुपए से नीचे आई और आज सुबह जब मैंने देखा तो $1 की प्राइस 79.67 रुपए थी। तो दोस्तों आखिर ये कौन तय करता है कि $1 बराबर 80 रुपए होगा या फिर 70 या 40 रुपए होगा? क्या इसे सरकार तय करती है? और सरकार नहीं करती तो फिर कौन करता है? साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि रुपए के गिरने के पीछे का रीजन क्या है और रुपए के गिरने से भारत के लोगों को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यह भी हम जानेंगे। साथ ही साथ एक सवाल जो हमारे मन में हमेशा रहता है कि यदि $1 बराबर 1 रुपया हो जाए तो क्या होगा? तो मजे आने वाले हैं, आपको आनंद आएगा इस पूरी यात्रा में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अब वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये तय किसके द्वारा किया जाता है कि $1 की वैल्यू जो है वो 80 रुपए होती है। तो आपको बता दूं ये तय सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। सरकार पहले तय करती थी जब अपनी INR की वैल्यू फिक्स थी। अब सरकार ने इसको फ्लेक्सिबल कर दिया है 1993 के बाद। इसका मतलब अब ये सब कुछ तय करती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी कि फॉरेन मार्केट, जिसमें हम जो अलग अलग जो सरकारी करेंसियां होती हैं अलग अलग देशों की, उसको खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी उस करेंसी को हम बाय करेंगे, जिस करेंसी की कम डिमांड होगी उसको सेल करेंगे। तो जिसको बाय करेंगे ना उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिस करेंसी को सेल करेंगे उसकी वैल्यू डाउन होगी। तो फॉरेक्स मार्केट इसको तय करता है कि $1 की प्राइस 80 रुपए होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई लोग नहीं बैठे, हम जैसे आम लोग होते हैं जो आपस में ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग के अनुसार जिस कॉइन को हम ज़्यादा बाय कर लेते हैं तो उस करेंसी की वैल्यू तो बढ़ जाएगी और जिस करेंसी को हम सेल करने लग जाते हैं ज़्यादा मात्रा में उसकी करेंसी की वैल्यू जो है एकदम से धड़ाम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द आया है दोस्तों ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग समझ लीजिए आप। देखिए दोस्तों, मान लो मेरे पास 100 रुपए है। ठीक है, उन 100 रुपए, मैं एक दुकानदार हूं और 100 रुपए लेकर मैं गया होलसेलर के पास और मैंने वहां से सामान खरीदा, फिर वापस अपनी दुकान पे आके उसको 150 रुपए में बेच लिया। तो जो मैंने बाय किया उसके बाद जो मैंने सेल किया, तो जो ये बाय सेल की प्रक्रिया है ना दोस्तों, इसी को बोलते हैं मार्केट में ट्रेडिंग और इसको करने वाला कहलाता है ट्रेडर। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ तय कौन कर रहा है? अब ट्रेडर कर रहा है। फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट, वहां पे जो भी चीज है उसकी वैल्यू क्या होगी उसको तय करता है ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग करके। तो अब ट्रेडर को कैसे पता लगता है कि इस करेंसी की वैल्यू अब नहीं रहने वाली, डाउन जाएगी और अब मुझे इसको सेल करना है या फिर इस करेंसी को मुझे बाय करना है, कैसे पता लगता है? तो यही तो दोस्तों है डिमांड एंड सप्लाई का खेल और यहीं से हम पता लगाएंगे कि अपनी INR की वैल्यू डाउन जाने के रीजन क्या है। आखिर ट्रेडर इसको बाय क्यों नहीं कर रहे, आखिर ट्रेडर इसको सेल क्यों कर रहे हैं, वो अब हम आगे जानेंगे। दोस्तों मार्केट में अपने INR की डिमांड नहीं बढ़ रही, ठीक है, उसके पीछे का रीजन जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि अपने INR की डिमांड बढ़ती कब है। तो पहला जो डिमांड बढ़ने का कारण होता है वो होता है दोस्तों टूरिज्म। ठीक है, अब टूरिज्म से कैसे भारत में INR की वैल्यू बढ़ेगी? देखिए, अगर कोई व्यक्ति भारत घूमने आएगा तो उसको भारत घूमना है, तो भारत के अंदर जो ये किराने की दुकान हो या फिर बस वाले हो या फिर होटल वाले हो, उनको हम वो अपनी देश की करेंसी तो थोड़ा ही देगा, उसको क्या देना पड़ेगा? INR देना पड़ेगा और INR देने के लिए उसको अपनी करेंसी सेल करके INR में कन्वर्ट करानी पड़ेगी मार्केट में। अब जब वो कराएगा तब मान लो मेरे पास INR पड़ा है और अगर मैं उसको $, में कन्वर्ट कर रहा हूं तो INR की वैल्यू डाउन जाएगी, $, की बढ़ेगी। लेकिन जब मैं $, से INR में कन्वर्ट कराऊंगा तो $, की वैल्यू डाउन जाएगी और INR की बढ़ेगी। तो ऐसा ही होगा कि उसके देश की करेंसी डाउन जाएगी और अपने देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि INR में निवेश आएगा। और वर्तमान में क्या हो रहा है
कि कोरोना की वजह से भारत में टूरिज्म क्या हो गया है, धीमा हो गया है, लोग डर रहे हैं। तो इस वजह से पहला रीजन तो आपके सामने यही आ गया। अब दूसरे रीजन की तरफ अगर मैं देखूं तो दूसरा रीजन है दोस्तों निवेश, बाहरी निवेश। बाहरी निवेश की बात करें, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी भारत में आ रही है, मान लो टेस्ला आ गई, तो उसको यहाँ पे कारखाने वगैरह लगाना है तो खर्चा भी करना पड़ेगा, और खर्चा करने के लिए उसको आईएनआर चाहिए। अब सेम बात है, आईएनआर चाहिए तो उसको अपनी करेंसी सेल करनी पड़ेगी, और जब वो सेल करेगी बड़ी मात्रा में और आईएनआर खरीदेगी तो आईएनआर की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन वर्तमान में वही बात, कोरोना और यूक्रेन वॉर के चलते निवेश भी धीमा हो गया है। ठीक है। अब तीसरी चीज दोस्तों कि भारत अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दे। क्या कर दे? एक्सपोर्ट। जब भारत अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, ठीक है, मान लो कि भारत किसी देश को अपना सामान बेच रहा है, अब उस देश को अपना सामान बेचेगा तो वो क्या करेगा, भारत को कहेगा कि ठीक है, आप अपने सामान के बदले में क्या चाहते हो, तो हम उससे कह सकते हैं कि आप हमें हमारी करेंसी दे दो, या फिर हमें यूएस डॉलर दे दो, या फिर हम अगर सहमत हो जाए तो उसी देश की करेंसी मांग सकते हैं। लेकिन हम ये दो चीजें नहीं मांगते, ज्यादातर अपना देश की करेंसी और उसके देश की करेंसी नहीं मांगते। इसका रीजन दोस्तों, क्योंकि यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो अगर आज जो उसकी वैल्यू है, आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ती ही है। मान लो जैसे 2008 के अंदर एक यूएस डॉलर 40 रुपए का था, तो आज 80 रुपए है। तो कौन देश होगा जो ऐसी करेंसी को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में नहीं रखेगा जो आने वाले टाइम में उसके विदेशी मुद्रा भंडार की वैल्यू को बढ़ा दे। इसलिए हर कोई देश क्या करता है, जब एक्सपोर्ट करता है तो यूएस डॉलर को ही लेता है, और इसी वजह से आज पूरे विश्व में ग्लोबल करेंसी बन गई है यूएस डॉलर। ये कारण रहा है। अगर आपस में दो देश चाहे तो इसको ना भी ले तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये थप्पा लगा हुआ है कि यूएस डॉलर में ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। जैसे भारत और रशिया आपस में यूएस डॉलर में ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है, लेकिन यूएस डॉलर में करने का उसका देश का खुद का निजी स्वार्थ होता है, जो आप समझ चुके हैं। तो मान लो हमने उससे यूएस डॉलर लिया, अगर हम उस यूएस डॉलर को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में संभाल के न रखें, जैसा कि भारत वर्तमान में कर रहा है, भारत उल्टा यूएस डॉलर बाय कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आईएनआर सेल करके यूएस डॉलर बाय करेगा, तब यूएस डॉलर की वैल्यू तो बढ़ रही है और आईएनआर की वैल्यू डाउन जा रही है। साथ ही साथ यूएस डॉलर जो आ रहा है एक्सपोर्ट से, उसको भी संभाल रहा है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो रिकॉर्ड स्तर पे है। जो आपने सुना होगा कि अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुका है। तो अगर भारत उस यूएस डॉलर को सेल करके आईएनआर में ट्रांसफर करे तो आईएनआर की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन भारत सरकार वर्तमान में ऐसा कर नहीं रही है। जब भारत सरकार को लगेगा कि आईएनआर की वैल्यू ज्यादा डाउन हो गई है तो वो क्या करेगी, अपने जो रिजर्व भंडार है, जो विदेशी मुद्रा भंडार, उसके अंदर से बड़ी मात्रा में यूएस डॉलर या अन्य करेंसी को सेल करके आईएनआर बाय करेगा, ताकि आईएनआर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और चौथा दोस्तों रीजन होता है आईएनआर के बढ़ने का, वो होता है इंपोर्ट कम करना। ठीक है, इंपोर्ट कम करने का मतलब जैसे कि हम तेल वेल बाय करते हैं, जैसे कि हमें तेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों, हम सऊदी अरब से तेल बाय करने गए तो सऊदी अरब हमसे आईएनआर तो थोड़ा ही लेगा, क्योंकि आईएनआर में ज्यादा विदेशी व्यापार होता नहीं है। वो क्या कहेगा, हमें यूएस डॉलर दो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना आईएनआर सेल करना पड़ेगा और फिर यूएस डॉलर लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आईएनआर की वैल्यू डाउन जाएगी। तो जितना कम हम इंपोर्ट करेंगे, हमें दूसरे देशों को अपनी करेंसी सेल करके उसकी करेंसी या फिर यूएस डॉलर खरीद के देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि यूक्रेन वॉर है, और यूक्रेन वॉर के कारण एक तो तेल के भाव वगैरह सब बढ़ गए हैं, दूसरा रसिया जैसे देशों पे सैंक्शन लगने की वजह से लोग यूएस डॉलर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे यूएस डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, और भारत को अपनी खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए महंगी चीजों को भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और भारत तो ऐसा देश है जिसका एक्सपोर्ट तो कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। जब इंपोर्ट ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। क्यों? क्योंकि वो होता है व्यापारिक घाटा। तो भारत तो उल्टा व्यापारिक घाटे में चल रहा है, तो ऐसे में भारत के आईएनआर की वैल्यू डाउन जाना तय था। अब हम ये जानते हैं कि भारत में जो ये व्यापारिक घाटा हुआ है या फिर आईएनआर की वैल्यू जो डाउन जा रही है, इससे भारत के लोगों को नुकसान है, फायदा है, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अब हम इस वीडियो में जान लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भारत के लोगों को फायदा है या नुकसान। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं।
वो लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अपने सामान को क्या कर रहे हैं, विदेश में बेचते हैं, जिनको अपने सामान के बदले में मान लो पहले $30 मिलते थे, तो उस समय जब INR की वैल्यू 74 रुपए थी, तो वापस INR में कन्वर्ट कराने पर 74 रुपए के हिसाब से मिलते थे। लेकिन अब उसी $30 को उनको 80 रुपए के हिसाब से कन्वर्ट कराने पे मिलेंगे, मतलब उनकी वैल्यू तो बढ़ गई। तो उनको तो क्या हो गया, फायदा हो गया। नुकसान उनको हुआ है जो इंपोर्ट करते हैं सामान विदेशों से, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें 80 रुपए के हिसाब से एक $US को कन्वर्ट करके इंपोर्ट करवाना होगा, इसलिए उनको हो गया नुकसान, ठीक है। तो दोस्तों फायदा और नुकसान आप समझ गए। तीसरे वो लोग भी हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीधे तौर पे उनको नुकसान भी हुआ है, क्योंकि मान लो कि हम जो तेल मंगवा रहे हैं विदेश से, ठीक है, डीजल पेट्रोल वगैरह के लिए कच्चा तेल मंगवा रहे हैं, उस तेल के लिए हमें अब 80 रुपए के हिसाब से $US खरीद के वो तेल लाएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि हमें वो तेल भारत सरकार को महंगा पड़ेगा, और सीधे सीधे वो जो महंगा तेल है भारत के लोगों की जेब पे ही प्रभाव डालने वाला है। तो आखिरकार आम जनता को भी इससे नुकसान ही होने वाला है, ठीक है दोस्तों। हालांकि लॉन्ग टर्म में देखें तो जो प्राइस डाउन जाती है उससे उस देश को फायदा होता है। फायदा क्या होता है वो हम आप आगे बताते हैं। और लास्ट सवाल जो हमारा था कि अगर $1 बराबर ₹1 हो जाए तो क्या नुकसान होगा या फायदा, उसमें हम उस विषय पे बात कर लेते हैं। दोस्तों $1 बराबर ₹1 प्राइस कर दी जाए तो भारत को क्या नुकसान है, भारत को बहुत ज्यादा नुकसान है। बेरोजगारी अपने चरम पे होगी, बाहरी निवेश खत्म हो जाएगा, दुनिया से भारत एक तरीके से अलग थलग ही पड़ जाएगा। कैसे, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लो एक विदेशी कंपनी भारत आई, उसने भारत में एक लेबर को हायर किया। उस लेबर को हायर करने के लिए उसने अभी के हिसाब से सिर्फ $5 दिए। क्यों? क्योंकि 80 से गुणा करो आज की प्राइस से तो उसके होते हैं 400 रुपए, जिससे एक लेबर जो है वो संतुष्ट होता है। लेकिन मान लो $1 बराबर ₹1 प्राइस कर दी जाए तो 400 रुपए देने के लिए उसको $400 देने पड़ेंगे कंपनी को, और वर्तमान प्राइस के हिसाब से 32,000 रुपए पर डे के। कंपनी को दिवालिया थोड़ा ही होना है $400 दे के। इससे अच्छा तो क्या है, कंपनी किसी दूसरे देश में जाए और वहां से कम कॉस्ट पे लेबर को हायर कर ले। इसलिए धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनियां भारत छोड़ के चली जाएगी। तो ये अपने माइंड से, दिमाग से ये खेल ही निकाल दो कि $1 बराबर ₹1 प्राइस देश के विकास के लिए जरूरी है। देश दोस्तों विकसित न बने उसमें देश का अपना फायदा है। चीन और भारत अगर चाहें तो आज विकासशील से विकसित घोषित हो जाए, पर विकासशील बने रहने में भी अपना एक फायदा होता है दोस्तों। विकसित राष्ट्र के जो नुकसान है ना, जब आप इस पे पूरी डिटेल में जानोगे तब आपको पता लगेगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पे डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। बस आज आशा करता हूं कि आपको ये पूरी डिटेल में वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में लौटे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।